चलिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। पिछले दिन क्या पढ़े थे उस पर एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे आज। देखो भाई, पिछले दिन तक जो हम तुमको पढ़ाए थे, वो पढ़ाए थे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, है ना? तो मैं आपको क्या बोला था कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज का प्लेट है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो कुछ ऐसा, जो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के मिलेगा, है ना? पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के मिलेगा। तो भाई इसमें जब किसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को हम लोग रखेंगे और इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट देते थे, तो ये अपने सीधे रास्ते पर चलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसका रास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा। ये रास्ता ऐसा होने पर हम आपको यहाँ से यहाँ तक वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाए थे। और किसी पॉइंट पर भी जो ये एंगल इसका थीटा है, ये एंगल थीटा निकालना सिखाए थे। पिछले दिन ये सारी बातें हुई थी, समझ में भी आई होगी, ठीक ना? इस बातों में हम लोग देख रहे हैं कि मोशन दो डायरेक्शन में था। तो एक एक्स डायरेक्शन में बात करते थे और दूसरा बात करते थे किसमें, वाई डायरेक्शन में। तो कभी भी जब प्लेनरी मोशन का बात हो, मोशन इन अ प्लेन का बात हो, जहां दो डायरेक्शन की बात होती है, तो हम लोग एक साथ केवल एक ही डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। या तो एक्स डायरेक्शन का डिस्कशन करेंगे या फिर वाई डायरेक्शन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? या तो एक्स डायरेक्शन का डिस्कशन करेंगे या फिर वाई डायरेक्शन का डिस्कशन करेंगे। अब देखो इसमें कि जब हम एक्स डायरेक्शन में बात करते थे, सुनो जरा सा ध्यान से, कि जब हम लोग बात करते थे किसमें, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारी बात होती थी वो, और जो वाई डायरेक्शन में हमारी बात होती थी वो, उसमें क्या क्या चीज मिलता था हमको, ये जरा सा देखो। तो अगर मान लो कि यहां से यहां तक का ये लेंथ को हम लोग एल माने, तो यहाँ देखो कि बॉडी एक तो आगे जा रही है, इसको एक्स डायरेक्शन मानो, और दूसरी बॉडी नीचे आ रही है, इसको क्या मानो, वाई डायरेक्शन। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, तो क्या बोलोगे, एल। बॉडी कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है एक्स डिस्टेंस में, एल। और अगर वाई में पूछा जाए तुमको कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, तो इसको वाई लिखते थे, और नीचे के तरफ डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए माइनस वाई लिखते थे, है ना? अगर बात करते थे इनिशियल वेलोसिटी का, यू एक्स का, तो जितने से फेंके इसको एक्स डायरेक्शन में वी नॉट था। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग यू वाई का बात करते थे तो ये था कितना, 0, ठीक ना? अगर आप बात करते थे एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन का, तो ये कितना था, 0। एक्स में किसी तरह का एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, ये हमेशा ही क्या हो रहा है, वी नॉट स्पीड से चल रहा है। और अगर बात करते थे हम लोग ए वाई का, तो ए वाई में देखो कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, है ना? और इसमें कोई चार्ज बॉडी प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इस पे जो फोर्स लगता था, वो फोर्स कितना लगता था भाई, क्यू ई के बराबर में। ये जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, क्यू ई के बराबर में। अगर तुमसे कोई आदमी कहे कि इस चार्ज का मास भाई एम है, तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि एफ बराबर कितना होगा, एम ए होगा, है ना? और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ, क्यू ई के बराबर में। तो एफ के जगह पर जब तुम क्यू ई डालोगे तो क्यू ई बराबर एम ए हो जाएगा, और यहाँ से ए इक्वल टू निकल के आता था कितना, क्यू ई बाई एम। ये चीज देखे थे। तो ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है ये वाई में हो रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इसको कितना लिखते थे, क्यू ई अपॉन कितना, एम, है ना? ये चीज पढ़े थे। अब इसमें दो तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज किए थे। एक क्या चीज, एक क्या चीज, एक क्या चीज का, कि एक बात किए थे किस चीज का हम लोग भाई साहब, तो एक यूज करते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, है ना? तो अगर x में यूज कर रहे थे तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिखते थे। वी एक्स हमको नहीं पता है, यू एक्स कितना है, वी नॉट, ए एक्स कितना है, 0, और टाइम कुछ भी लगा होगा t, है ना? तो यहाँ से देखो ये 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, 0। तो वी एक्स जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, वी नॉट के बराबर में, और ये हमेशा ही क्या रहेगा कि कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर यही चीज तुम वाई डायरेक्शन में लगाते थे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यहाँ पर तुम देखो कि जो तुम्हारा वी वाई आएगा
वो वी वाई यू वाई कितना था 0, देख लो पीछे यू वाई था कितना 0, और ए वाई है कितना माइनस क्यू ई बाई टी, माइनस क्यू ई बाई एम, और इनटू टाइम कितना टी। तो ये वी वाई इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी आएगा। अब जरा सा देखिए कि जो आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो मोशन कुछ इस तरह से चल रहा है ना। अब इस तरह से चल रहा है तो मान लो कि टाइम t1 पे ये पार्टिकल आगे जा रहा है ऐसे और नीचे आ रहा है कुछ ऐसे, तो ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलो क्या θ1। टाइम था यहाँ पर कितना t1, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा, बॉडी आ गया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बॉडी में ऐसे ऐसे ये एंगल इसको बोल दो क्या θ2। फिर टाइम बढ़ा, बॉडी जा रहा है आगे भी और नीचे भी, अभी जो एंगल है वो कितना θ3। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है बदल रहा है। तो अगर आपसे कोई आदमी कहे कि किसी भी पार्टिकल वैल्यू पे, किसी भी पार्टिकल पोजीशन पे, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे आप बताइए कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें तुम देखो कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है तो ये आगे जा रहा है कितने से vx से, और ये नीचे आ रहा है कितने से vy से। अब देखो कि इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो बॉडी कुछ ऐसे चल रहा है कितने से v वेलोसिटी से। इस दोनों का रिजल्टेंट जो बॉडी बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, ऐसे ना बढ़ रहा है, बॉडी जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये रिजल्टेंट है। अब देखिए कि जो एंगल आपने थीटा माना है वो एंगल यही तो थीटा है। अब क्या करिए कि इस वी वाई को आप यहाँ से उठाइए और यहाँ पे लगाइए, ये वाला वी वाई हो जाएगा। अब तुम देखो इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में तुम जैसे ही लिखोगे टेन थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वी वाई अपॉन कितना वी एक्स लिखोगे, है ना। अब देखिए कि जब टेन थीटा का आप बात कर रहे हैं वी वाई का, तो टेन थीटा का बात कर रहे हैं वी वाई का, तो वी वाई तो आपका निकल के आया हुआ है कितना माइनस क्यू ई टी बाई एम, है ना। और वी एक्स का बात करिए तो वी एक्स कितना निकल के आया हुआ है वी नॉट। अब देखो यहाँ से अगर तुमको कोई आदमी कहे कि तुमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो तुमने चार्ज रखा है क्यू, ये तुमको पता है, वी नॉट कितने से तुमने फेंका है ये भी तुमको पता है, यहाँ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना महंगा बनाया है, कितना स्ट्रांग बनाया है, कितना वीक बनाया है, ये तुमको पता है। तो जब ई पता है, क्यू पता है, वी पता है, तो आप यहाँ पर देखिए कि ई पता है, क्यू पता है, वी पता है, मास पता है। तो अगर आपको कहे कि जब 1 सेकंड का टाइम हो तब बताओ थीटा कितना होगा, निकलेगा कि नहीं। जब बोले कि 2 सेकंड का टाइम हो तो थीटा कितना होगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बोले टाइम 3 सेकंड हो तो थीटा कितना होगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले दिन बात किया था। दूसरी बात क्या की थी कि दूसरी बात क्या की थी कि जो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, जो बॉडी यहाँ से नीचे आया है, ये डिस्टेंस अगर y है तो ये y को कैसे निकाला जाए, है ना। तो इस y को निकालने के लिए भाई एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज किए थे जिसका नाम था क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम लोग x डायरेक्शन में बात करें तो xx होगा, ux होगा और a x होगा। यहाँ तुम देखो कि x डायरेक्शन में जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है L, तो एस एक्स के जगह पर तुम कितना लिखोगे L लिखोगे। यू एक्स कितना है v नॉट, टाइम कितना है t, प्लस 1/2 इंटू ए एक्स का वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। अब इस पूरे को जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, बचेगा कितना L बराबर v नॉट टी, और यहाँ से t निकल के आएगा कितना L अपॉन वी नॉट। एक चीज तो यहाँ से निकल के आया, है ना। अब देखिए कि अगर यही y में हम लोग लगाते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ टाइम्स ए वाई टी स्क्वायर, तो मैं बोला था कल भी कि अगर बॉडी को फेंक रहे हैं तो बॉडी जाके मान लो वहां पे गिरा, तो जितना देर इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है उतना ही देर में ये नीचे भी गिरा है। मतलब टाइम का बात चाहे x में करे चाहे y में करे दोनों क्या होगा बराबर। तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जो है आपका वो कितना है माइनस वाई, वाई नीचे आया था, है ना। यू वाई का अगर आप बात करिए तो ये था कितना 0 इंटू टाइम कितना t, प्लस 1/2 टाइम्स ए वाई का बात करिए तो ए वाई कितना आया था क्यू ई अपॉन एम और इंटू टी स्क्वायर। तो भाई जो टाइम यहाँ पर है वही टाइम वहाँ होगा, तो t के जगह पर L अपॉन वी नॉट हम लोगों ने डाला था, और ये L अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर डाल करके जब यहाँ से आया था तो ये माइनस वाई इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा,
ये कितना बचेगा, -1/2 QE L² अपॉन M V0 का स्क्वायर। ये माइनस से माइनस जाएगा और y इक्वल टू बचेगा कितना, 1/2 QE L² अपॉन M V0 का स्क्वायर। इतने चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कशन कर लिया था। ये बोला हुआ हूँ अभी तक कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो अंदर की तरफ आती है। इतने बातों पर पिछले दिन तक चर्चा हो चुकी। ठीक है, अब देखिए कि आज का जो आपका नया टॉपिक है वो बहुत ही आसान भी टॉपिक है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उतना ही आसान भी है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, जरा सा सीखने का प्रयास करिएगा कि कहता क्या है कि अगर मान लो कि कोई चार्ज है +Q, कोई चार्ज है +Q, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये फील्ड आपको दिखेगा नहीं। तो इसके स्टडी को आसान बनाने के लिए सबसे पहले चर्चा किया था किसने, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे क्या बोला कि इसके चारों तरफ आप क्या करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर के रूप में दिखाइए। तो वेक्टर के रूप में दिखाइए, तो देखो ऐसे दिखाया इसने वेक्टर के रूप में। और तुम वेक्टर के बारे में जान रहे हो कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है और जो उसका हेड का डायरेक्शन होता है वो उसके डायरेक्शन को बताता है। तो तुम देखो कि जब नजदीक में है तो वेक्टर बड़ा है, थोड़ा सा दूर हुआ वेक्टर और छोटा हो गया, थोड़ा सा और दूर हुआ वेक्टर और छोटा हो गया। तुम जानते भी हो कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम डेफिनेशन लिखते थे, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखते थे तो E इक्वल टू कितना लिखते थे, E इक्वल टू लिखते थे कितना, KQ/R²। अब इसमें तुम देखो कि जैसे जैसे तुम्हारा R बढ़ता जाता था E का वैल्यू क्या होता था, घटता जाता था, है ना। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है कि घट रहा है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। लेकिन इसमें था क्या कि ये कॉन्सेप्ट से खुद ही क्या हुए, माइकल फैराडे अनसेटिस्फाइड हो गए और इन्होंने कहा क्या कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है ना कहीं अच्छा नहीं है। क्यों कि देखो यहाँ से यहाँ तक में कहीं ना कहीं एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा। इसमें अगर आप इस पॉइंट पर बात करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पर बात करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पे बात करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अलग होगा। तो एक ही वेक्टर से हम कैसे दिखा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रिक फील्ड को, समझ में आ रहा है बात। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को जब इन्होंने छोड़ा तो फिर नया कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा, तो नया कॉन्सेप्ट जो इन्होंने पकड़ा उसमें क्या कहा कि एक तुम चार्ज लो, एक तुम क्या करो, चार्ज लो, ये चार्ज मान लो, ये चार्ज है क्या, +Q। अब इस चार्ज के अगल बगल में तुम क्या करो, टेस्ट चार्ज को छीट दो। टेस्ट चार्ज मतलब क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कैसा हो, बहुत छोटा हो। तो अब अगर तुम यहाँ पर अगल बगल में क्या करोगे, +Q0 को तुम छीट दोगे तो ये वाला +Q इस वाले +Q0 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा भाई साहब तो ये ऐसे दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, सीधे रास्ते पे जाएगा। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रहता +Q0 तब भी इसको रिपेल करता और ये ऐसे रास्ते पे चलता कि नहीं चलता। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रहता +Q0 तो भी इसको रिपेल करता, ये ऐसे जाता कि नहीं जाता। तो चारों तरफ अगर रहता तो इन्होंने कहा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इन्होंने क्या कहा, कहा कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है सराउंडिंग सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज, कि किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन है which can be described by which can be described by which can be described by the motion of टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज के बारे में तुम जानते हो क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने क्या बोला कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, कहाँ पर,
तो किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन है, जो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो किसी भी टेस्ट चार्ज के मोशन के द्वारा। समझ में आ रहा है बात? अब मोशन में दो चीज होगा कि चार्ज एक रास्ते पर गति करेगी और एक पार्टिकुलर दिशा में गति करेगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा इससे किधर जाएगा? दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा इससे क्या होगा? दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा क्या होगा? इससे दूर जाएगा, चारों तरफ यही स्थिति होगी। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर ये चार्ज माइनस क्यू रहता और तब हम यहाँ पर किसी प्लस क्यू नॉट को रखते, तो ये इसको अट्रैक्ट करता कि रिपेल करता? अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट करता तो भाई इसके चलने का रास्ता कैसा होता? कुछ ऐसा। और किस डायरेक्शन में ये चलता? टुवार्ड्स द चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है वो कैसा लाइन है? एक इमेजिनरी लाइन है। कहाँ पर? तो सराउंडिंग अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन है जो डिस्क्राइब किया जाता है कैसे भाई? तो किसी भी टेस्ट चार्ज के बाय द मोशन ऑफ अ टेस्ट चार्ज लिख लेना यहाँ पे, टेस्ट चार्ज। ठीक ना? टेस्ट चार्ज के मोशन के द्वारा इस चीज को क्या किया जाता है? डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखो, ये तो बात समझ में आ गई कि टेस्ट चार्ज जैसे जैसे गति करेगा उसी रास्ते को हम लोग क्या मानेंगे? एक इमेजिनरी लाइन मानेंगे, और उसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि अगर कोई आदमी हमसे पूछे, अगर कोई आदमी हमसे पूछे कि भाई साहब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, कि अगर कोई सा चार्ज पॉजिटिव है और आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब अगल बगल में कोई मतलब उसको नहीं है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज लीजिए। ये ले लिए एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, और इस सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का वैल्यू रख लीजिए क्या? प्लस क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो गया। अब ये कह रहा है क्या कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? तो हमको लाइन बनाना है। कैसा लाइन? इमेजिनरी लाइन। अब आप जान रहे हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, इनिशिएट होता है, और नेगेटिव चार्ज में आकर के मिलता है। देखो पीछे कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकल रहा है और नेगेटिव चार्ज में आकर के मिल रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं? ये इधर भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये इधर भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं? ये इधर भी बाहर निकलता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और जाएगा कहाँ तक? तो ये जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा आगे। ये ध्यान देना, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट के बाद लगभग लगभग ऐसा सीन आता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगभग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगभग लगभग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस एरो का जो है ना, इस एरो का ही बहुत महत्व है यहाँ पर। क्या कि एरो अगर बाहर के तरफ है, इसका मतलब ये लाइन जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें खाली एरो का डायरेक्शन बदल जाए तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एरो का बहुत महत्व है। अगर इस सारे एरो में से जो बाहर के तरफ लगे हुए हैं, कोई एक एरो का डायरेक्शन भी पलट जाए तो ये कहानी गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो सारे एरोज का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर के तरफ। और पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे भाई? तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट में लिखेंगे क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ हम लोग अब प्रॉपर्टी पे चार्ज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसका इसका प्रॉपर्टी होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हुआ क्या कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में आकर के मिलेगा। तो इसका पहला पॉइंट यही हुआ कि जो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ऑलवेज ऑलवेज इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इनिशिएट होगा एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज में जाकर के ये क्या होगा, मिल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ये उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पर सर नेगेटिव चार्ज में जाकर के कहाँ मिल रहा है, तो इसके टर्मिनेशन का अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो ये इन्फिनिटी पर जाकर के भी टर्मिनेट होता है, इन्फिनिटी पर जाकर के भी टर्मिनेट हो जाता है। एक्चुअली ये टर्मिनेट होता नहीं है, लेकिन लगता है क्या कि इन्फिनिटी पे जाकर के क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे क्या, कि ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर के तरफ निकलेगा। तो सर अभी जो आप बताए थे माइकल फैराडे का पहला वाला तरीका, इसमें ये गड़बड़ी क्या थी, इसमें सर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहाँ पर मजबूत है, कहाँ पर कमजोर है। इसमें तो सर कम से कम पता चल रहा था कि वेक्टर बड़ा है तो मजबूत है, और वेक्टर छोटा होता जा रहा है तो कमजोर होता जा रहा है फील्ड। लेकिन इसमें देखो कि इसमें माइकल फैराडे ने क्या बताया, इसमें माइकल फैराडे ने बताया कि अगर मान लो किसी आर दूरी पर तुम बात करो, किसी आर डिस्टेंस पर तुम बात करो, और आर डिस्टेंस पर मान लो कि मैं एक सर्कल बनाऊं यहाँ पे, तो तुम देखो कि जब हम चार्ज के नजदीक में रहेंगे तो आर का वैल्यू कम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक रहेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप देखिए कि जब इस चार्ज के नजदीक में आप हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक नजदीक में है, ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा डेंस है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, लो डेंस होता जा रहा है। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना डेंस रहेगा वहां पर इंटेंसिटी उतनी अधिक रहेगी, और जहां जैसे जैसे आप दूर जाइएगा इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ भी जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो वो वाला ज्यादा अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ आर डिस्टेंस पर हर पॉइंट पे डेंसिटी एक जैसा दिख रहा है, मतलब हर जगह पर यहाँ पर इंटेंसिटी कैसा होगा, एक जैसा। अगर अंदर आएंगे तो और एक जैसा दिखेगा, फिर बाहर जाएंगे फिर भी एक जैसा दिखेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी घटता जा रहा है। डेंसिटी घटता जा रहा है इसका मतलब इसका इंटेंसिटी भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी बात थी किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, अब देखो कि इसी में अगर ये चार्ज को ये बोलता क्या कि अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। अगर ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कैसी होगी, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का अगर आप बात करेंगे तो ये कैसा होगा, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की ये जो चार्ज है वो कैसा है तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स भाई, कि ये मान लो तुम्हारा चार्ज है और इस चार्ज का नाम है कितना, माइनस क्यू इस बार, ठीक ना, माइनस क्यू नाम है। तो यहाँ से अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इधर रखिएगा तो टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो जो इसके मोशन का डायरेक्शन होगा वो इसके मोशन का डायरेक्शन तो ऐसा होगा, इसके मोशन का तो ये रास्ता होगा सीधा रेखा, ये इसके मोशन का डायरेक्शन तो होगा ये भी सीधा रेखा, ये भी इसके मोशन का डायरेक्शन होगा इधर सीधा रेखा, इधर भी जाएगा सीधे में। लेकिन इस बार भाई साहब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस बार इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर के तरफ की अंदर के तरफ। इस बार इसका डायरेक्शन बाहर के तरफ होगा कि अंदर के तरफ होगा, तो इस बार इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अंदर के तरफ। देखिए ये सारे एरो इसमें जो लगे हुए हैं वो किधर के तरफ, अंदर के तरफ। तो केवल भाई साहब एरो का आप डायरेक्शन बदल दिए तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया।
अब इसमें देखो फिर से बातें होंगी क्या, कि एक चीज तुम देखो कि अगर बेसिक मैथमेटिक्स का बात करो, तो अगर तुम बेसिक मैथमेटिक्स का बात करो तो देखो, तो ये अगर सर्कल है और यहां से रेडियली अगर कोई लाइन आउटवर्ड निकल रहा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। जानते हो कि अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आपको निकल रहा है, क्या आता है क्या, कि यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आता है क्या, कि सिंस सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से देखिए कि रेडियली बाहर हो रहा है या रेडियस के जैसे ही अंदर आ रहा है, तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगला पॉइंट हम लोग ये भी इसमें ऐड करेंगे क्या, अगले प्रॉपर्टीज में, कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशिएट इनिशिएट और टर्मिनेट रेडियली, और टर्मिनेट रेडियली, ये रेडियस के थ्रू ही अलोंग ही क्या होता है, इनिशिएट होता है या टर्मिनेट होता है। सो सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी, कि जो चार्ज बॉडी है उसके सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। देख लो, अगर स्फेरिकल बॉडी है, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है कि नहीं। अब अगर इसको मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ भी सरफेस पर क्या परपेंडिकुलर, यहाँ भी सरफेस पर क्या परपेंडिकुलर। आपको याद होगा कि अगर बॉडी लीनियर है तो तुम याद करो लीनियर रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता था, याद है, और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता था। तो इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये भी देखिए कि आप चार्ज बॉडी के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर होगा, चारों तरफ होगा कि नहीं, देखो सारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमेशा चार्ज बॉडी के सरफेस के क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही निकलेगा। क्यों, कि ये हमेशा रेडियली बाहर निकलता है, और आप जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर बॉडी का रेडियस जो है उसके सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। 9th क्लास का ये मैथ्स, बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं। अब देखो अभी तक क्या पढ़े, अभी तक पढ़े क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से अभी तक क्या पढ़े, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कैसे, तो किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज के मोशन के द्वारा। अब टेस्ट चार्ज जिस रास्ते पर चलेगा उसी को तुम इमेजिनरी लाइन बोल दो, तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अब इसका डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन इसके मोशन का है वही डायरेक्शन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा बाहर के तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर, बाहर के तरफ। नेगेटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर के तरफ, अंदर के तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसमें एक नया चीज क्या देखे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो इनिशिएट भी होता है और टर्मिनेट भी होता है, कैसे, रेडियली। रेडियली का मतलब रेडियस के जैसा, रेडियस के लॉन्ग। तो जब ऐसे टर्मिनेट हो रहा है भाई, तो ये बताओ कि ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, जो चार्ज बॉडी है उसके सरफेस के कैसे, परपेंडिकुलर। रॉड रहेगा तो रॉड के चारों तरफ कैसे, परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे 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 चारों तरफ कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगला प्रॉपर्टी आप देखिए, कि अगले प्रॉपर्टी में एक चीज आप देखो, कि अगर मान लो कि कहीं पर एक चार्ज है +q और कहीं पर एक दूसरा चार्ज है मान लो +2q और कहीं पर एक तीसरा चार्ज है मान लो ये +3q, है ना। अब तुम देखो कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर डिस्कशन करो, इस चार्ज का नाम अगर मैं रख लूं A, इसका नाम मैं रख लूं अगर B और इसका नाम मैं रख लूं अगर C,
तो तुम ये चीज देखो कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या पढ़े हो, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर मान लो हम इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लें, हम इस चार्ज से भी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लें, आर डिस्टेंस पर, और इस चार्ज से भी हम क्या लें, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लें। अब मैं तुमको बोलूं कि बताओ कि आर तो फिक्स हो गया सबके लिए, के पहले से ही कांस्टेंट है, तो यहां तुम देखो कि ई प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है तुमको, क्यू दिख रहा है। मतलब भाई चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उतना बड़ा होगा। और चार्ज जितना तुम्हारा छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उतना छोटा होगा। तो सर अभी आप चर्चा कर रहे थे क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर अधिक डेंसिटी का होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक होता है, और अगर कम डेंसिटी का होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो अगर मान लो भाई कि इसमें मैं दो एरो लगाऊं, पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, दो लाइन दिखाऊं, तो इसमें कितना लाइन दिखाना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसका 4 गुना 2 गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो इसमें कितना लाइन दिखाना पड़ेगा, 4 लाइन दिखाना पड़ेगा। तब ना ये कम इंटेंसिटी और ये अधिक इंटेंसिटी को दिखाएगा। क्यों कि इसमें देखिए कितना का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, है ना, लो डेंस है। यहां पर कितने का बनने लगा अब, 90 डिग्री का, 90 90 90 सब। अच्छा उसका तो और ज्यादा होगा, उसमें कितना लाइन दिखाएंगे, 6 लाइन दिखाएंगे। तो 6 लाइन दिखाएंगे तो ऐसे जाएगा, 4 ऐसे हो गया, 2 और कहीं से लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि यहाँ पर कम क्रॉड है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये चार्ज छोटा है। चार्ज थोड़ा बढ़ा, लाइंस का भी क्रॉड क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ी। चार्ज और बढ़ा, क्राउड और बढ़ गया लाइन का, इसका मतलब चार्ज की इंटेंसिटी और क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर आप यहां पर इसको कंक्लूजन के रूप में लिखिएगा, तो कंक्लूजन के रूप में क्या लिखिएगा, कंक्लूजन के रूप में लिखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग और इनिशिएटिंग, टर्मिनेटिंग और इनिशिएटिंग फ्रॉम एनी सोर्स चार्ज, एनी सोर्स चार्ज is directly proportional to is directly proportional to मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जितना बड़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना अधिक होगा। अगर चार्ज को 2 गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर चार्ज को 3 गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्यों कि भाई अगर डिस्टेंस फिक्स कर दें तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, क्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा, और चार्ज जितना घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। अब बढ़ने घटने का मतलब क्या हुआ, अभी तो आप बता रहे थे कि जो जितना डेंसिटी होगा उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, छोटा चार्ज है तो देखो डेंसिटी भी कम है। इसका थोड़ा सा चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा सा बढ़ेगा, डेंसिटी भी थोड़ा सा बढ़ गया। चार्ज और थोड़ा सा बढ़ा, डेंसिटी और थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होता गया। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है भाई कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना भीड़ बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग और इनिशिएटिंग, टर्मिनेट करने का मतलब चार्ज नेगेटिव चार्ज रहा होगा तब ना उसमें आकर के मिलेगा सब, और इनिशिएट करने का मतलब क्या, ये चार्ज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो नेगेटिव चार्ज रहे चाहे पॉजिटिव चार्ज रहे, उससे निकलने वाली या उसमें आकर के मिलने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा
उससे निकलने वाली लाइन भी उतनी ही बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है कैसा, तो एक क्वेश्चन क्या पूछा कि यहाँ पर एक चार्ज है +2q का, मान लो कोई सा भी स्मॉल q कैपिटल Q, मान लो ये +q1, और एक दूसरा चार्ज के बारे में क्या कह दिया कि ये चार्ज है कितना तुम्हारा, मान लो ये चार्ज है -q2, ठीक ना, -q2। अब इससे कहा क्या कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और माइनस में जाकर के मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, प्लस से होकर के निकलेगा माइनस में जाकर के मिलेगा। अब ऐसा ही एक डायग्राम दे दिया और तुमसे पूछ दिया क्या, तुमसे पूछ दिया क्या कि तुमसे पूछ दिया कि बताइए बताइए फाइंड Q1 बाय Q2, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। देखो लाइंस तो दिख रहा है, लाइंस तो दिख रहा है, और लाइंस में अभी पढ़े कि नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के। तो चार्ज के रेशियो के जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, तो एक चीज और देख लो कि ये Q1 प्लस में है और ये Q2 किस में है, माइनस में। और तुमको ऑप्शन दे दिया ऐसा, ऑप्शन दे दिया कैसा, ऑप्शन दे दिया तुमको, ऑप्शन ए में दे दिया 3, ऑप्शन बी में दे दिया -1/3, ऑप्शन सी में दे दिया +1/3 और ऑप्शन डी में दे दिया -3। मतलब सारा ऑप्शन भी एक ही जैसा लग रहा है। अब क्या किया जाए, तो देखो Q1:Q2 हमको निकालना है, हमको निकालना क्या है, Q1 बाय क्या, Q2। तो Q1 को देखो इससे कितना लाइन निकल रहा है भाई, 3 और 3 6, कितना लाइन निकल रहा है 6। Q2 से कितना लाइन उसमें मिल रहा है 2। तो अगर निकलने वाले को तुम पॉजिटिव मानो तो मिलने वाले को नेगेटिव मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे। तो निकलने वाले को अगर हम पॉजिटिव माने हैं तो निकलने वाले को कितना मानेंगे, -2। Q1/Q2 कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। इतना आसान सा सवाल था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए कि इसके बाद का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम अभी तक बोल रहे थे, लिखवाए नहीं थे, तो लिखवाए नहीं थे, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और क्या आता है कि जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग बोलो या इसका डेंसिटी बोलो, ठीक ना। तो जो डेंसिटी है, क्या चीज, कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows the intensity of, shows the intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इंटेंसिटी को कौन दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है। मोर डेंसिटी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेस डेंसिटी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा मोर विल डेंसिटी बोलो इसको या फिर क्राउडिंग बोलो इसको, मोर डेंसिटी और क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अधिक डेंसिटी क्या बताता है, सोज मोर इंटेंसिटी, अधिक इंटेंसिटी को ये क्या करता है, बताता है। एंड लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड लेस डेंसिटी बोलो या फिर इसी को क्या बोलो, क्राउडिंग बोलो, कि कम भीड़ भाड़ वाली लाइन जहां पर है वो क्या करता है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या करता है, सोज लेस इंटेंसिटी, ये क्या करता है, अधिक इंटेंसिटी को बताता है। मतलब जहां ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा, ज्यादा क्राउडेड रहेगा, लाइन बहुत क्लोज क्लोज रहेंगे, वहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और जैसे जैसे लाइन दूर होता जाएगा, क्राउडिंग घटता जाएगा, इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए आप इसी में मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कोई सा भी लाइन मान लो, ये इसका डायरेक्शन है।
अब इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला x और एक पॉइंट ये वाला y। आपसे कहा कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट x में और इलेक्ट्रिक फील्ड एट y में बड़ा कौन है। x वाला, क्यों कि x का लाइन क्या है, ज्यादा करीब करीब है, इसका डेंसिटी क्या है, एक जैसा है। तो एक जैसा डेंसिटी है, नजदीक है तो अधिक डेंसिटी होगा, तो Ex क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि लाइन जहां नजदीक नजदीक दिखे इसका मतलब वहां पर उसका इंटेंसिटी क्या है, अधिक है, और जैसे जैसे लाइन दूर जाता गया वैसे वैसे उसका इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि एक चीज और यहीं से आता है क्या, तो हम लोग पिछले दिन चर्चा करते थे किसका, पिछले दिन चर्चा करते थे किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। पिछले दिन चर्चा कर रहे थे किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इंटेंसिटी एक जैसा हो, ये ना बात में कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर हर जगह क्या हो, एक जैसा हो, तो वैसे फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। क्या बोलेंगे कि इफ द इंटेंसिटी, इफ द intensity of electric field, if the intensity of electric field remains same throughout, remains same throughout the electric field, throughout the electric field, कि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या रहे, एक जैसा रहे, देन द फील्ड इज नोन एज, तब ऐसे फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, देन द फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये कह रहा है क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जिसमें इंटेंसिटी हर जगह बराबर हो, मतलब डेंसिटी हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर इंटेंसिटी, अगर अधिक डेंसिटी है तो अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कम डेंसिटी हुआ तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। तो हर जगह अगर हमको बराबर चाहिए इंटेंसिटी, इसका मतलब इसका डेंसिटी भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हर जगह एक जैसा रहना चाहिए। तो एक जैसा इंटेंसिटी के लिए क्या करोगे, एक जैसा इंटेंसिटी के लिए जो तुम लाइन बनाओगे, वो लाइन जो रहेगा तुम्हारा, वो एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और पैरेलल ही नहीं रहेगा, इक्वी डिस्टेंट भी रहेगा। मतलब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो ये भी डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, तो ये भी डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, ए, ठीक ना। तो जो पैरेलल लाइन होता है, जो पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, एंड इक्विडिस्टेंट lines shows the uniform electric field, shows the uniform electric field, कि अगर लाइन पैरेलल रहे और बराबर डिस्टेंस पर रहे तो ऐसे फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पीछे जहां भी हम लोगों ने चर्चा किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहां पर लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वी डिस्टेंट भी है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसमें, कि अगर इसमें हम अलग अलग पॉइंट लें, मान लो इस पॉइंट का हम नाम ले लें ए, इस पॉइंट का हम नाम ले लें बी, इस पॉइंट का हम नाम ले लें सी, इस पॉइंट का हम नाम ले लें डी। अब इसमें अगर हम अलग अलग पॉइंट पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो चाहे ई ए का बात करें, चाहे ई बी का बात करें, चाहे ई सी का बात करें, चाहे ई डी का बात करें, सारा का सारा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हर जगह जो इसका डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। अब तुम कहोगे कि सर ये इक्वी डिस्टेंट क्यों, सर ये इक्वी डिस्टेंट क्यों, खाली पैरेलल क्यों नहीं। तो मान लो भाई, मान लो कि देखो तो यहाँ पर जो कुछ लाइंस है वो पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वी डिस्टेंट नहीं है, पैरेलल तो है लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है। तो तुम देखो कि अगर इस पॉइंट का नाम बोलो x और इस पॉइंट का नाम बोलो y, तो ई वाई पर डेंसिटी ज्यादा है कि ई एक्स पर डेंसिटी ज्यादा है,
एक्स पर डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब एक्स पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, नहीं है, लेकिन पैरेलल तो है। तो केवल पैरेलल होना जरूरी नहीं है, पैरेलल के साथ साथ क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट भी, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसा कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। खाली पैरेलल रहने से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ये कैसा है, ये जो फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें कहीं भी एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अलग अलग। बात समझ में आई इतनी? तो ये एक छोटा सा लेक्चर आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ के आइएगा। फिर अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, और ये सब याद रखने वाली बातें हैं सारी की सारी। तो घर से पढ़ के आइएगा और याद रखिएगा, ठीक है? काफी आज